नमस्कार, लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ऐसी खबरों पर नजर डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। पहली सूचना टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पदों की संख्या में बढ़ोतरी और शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 14,33,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। ये 2 साल से भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद 14,28,000 अभ्यर्थी छंटकर बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थी चाहते हैं कि पिछले 2 साल में जो भी पद रिक्त हुए हैं उन्हें पुरानी भर्ती में शामिल कर लिया जाए। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती के लिए 1,14,000 और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 4,163 पदों के सापेक्ष 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। दोनों भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी तकरीबन 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी चयन से बाहर हो जाएंगे और इसके बाद उन्हें अगली परीक्षा का इंतज़ार करना होगा। और आपको मालूम ही है कि अगली परीक्षा कब होगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। दोनों भर्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को करानी हैं। आयोग में अब तक न तो अस्थायी अध्यक्ष और न ही परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हुई है। ऐसे में दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि इन भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। कहने का मतलब है कि तकरीबन आज से 2 साल पूर्व इनके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू भी होने हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में तेजी आती है तो अगले साल अगस्त तक चयन प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। ऐसे में आवेदन से लेकर चयन प्रक्रिया पूरी होने तक 3 साल का वक्त लग जाएगा। अगर दोनों भर्तियों में पदों की संख्या नहीं बढ़ती है तो पिछले 2 साल से भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे 14,28,000 अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि वर्षों से भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों की संख्या में अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद आखिर कहां जाएंगे। वहीं जिन अभ्यर्थियों ने पिछले 2 वर्षों के दौरान इन भर्तियों में शामिल होने के लिए अनिवार्य योग्यता प्राप्त कर ली है, उन्हें नई भर्ती के लिए कब तक इंतजार करना होगा। ऐसे में नए आयोग को भर्ती परीक्षा कराने से पहले रिक्त हुए नए पदों को पुरानी भर्ती में शामिल करना चाहिए और नए अभ्यर्थियों को भी पुरानी भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन का मौका देना चाहिए। अगली सूचना उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए जाएंगे 4 अलग अलग प्रश्न। प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 4 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। फुल प्रूफ सिस्टम विकसित करने के लिए इस पर उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र निजी प्रिंटिंग प्रेस के बजाय राजकीय प्रिंटिंग प्रेस में ही छपवाने पर भी विचार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने भर्ती बोर्ड और चयन आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए जून में ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें सरकारी या वित्त पोषित शिक्षण संस्थान को ही परीक्षा केंद्र बनाने और 5 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। कहां और कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में आएगा उसको परीक्षा शुरू होने के अधिकतम 5 घंटे पहले ही तय किया जाएगा। इस सिस्टम को और भी बेहतर बनाने के लिए उच्च स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है। शासन के सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अब 4 अलग अलग प्रश्न पत्र छपवाने पर सहमति बन चुकी है। इसके पीछे मंशा ये है कि पारदर्शिता के तमाम प्रयासों के बावजूद अगर किसी जगह पेपर लीक होने की कोई घटना होती है तो बाकी जगह के परीक्षार्थी उससे प्रभावित नहीं होंगे। इसके अलावा आपको देखना यह है कि उच्च स्तर पर मंथन से यह भी निष्कर्ष निकला है कि राज्य की प्रिंटिंग प्रेस में ही पेपर छपवाए जाएं तो गड़बड़ियों की आशंका काफ़ी कम हो जाएगी। शासन के सूत्रों का कहना है कि निजी एजेंसियों से पेपर छपवाने पर जितना खर्चा आता है उससे कम राशि में ही राज्य की प्रिंटिंग प्रेस को मजबूत किया जा सकता है और इसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। शासन के एक उच्च पदस्थ अधिकारी के मुताबिक इस बारे में शीघ्र ही आदेश जारी किया जाएगा।
अगली सूचना शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से व्यक्तिगत हलफनामे में छात्र अध्यापक अनुपात पर सरप्लस अध्यापकों की पहचान, उनके समायोजन और उन्हें चिन्हित करने का तरीका स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई तिथि 8 अगस्त तक स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है। याचियों का कहना है कि अगर स्थानांतरण और समायोजन के गोविंद कौशिक और 116 अन्य के ऐसे ही केस में हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक बेसिक से जानकारी लेकर के याचिका निस्तारित कर दी थी और कार्यवाही 6 सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया था। निदेशक ने कोर्ट को बताया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 10 के अनुरूप सत्र 2024-25 जो 11 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है, उसमें 30 जून तक स्कूलों में छात्र संख्या और अध्यापक के अनुपात को आधार मानकर समायोजन और स्थानांतरण किया जाएगा। अगली सूचना बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा से। सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हुए कुल 65% अभ्यर्थी। राज्य में सिपाही बहाली के 21,391 पदों के लिए लिखित परीक्षा बुधवार को संपन्न हुई। इसमें 65% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। परीक्षा के लिए 2,98,000 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था। इसमें 2,44,788 अभ्यर्थी शामिल हुए। गणित और करंट अफेयर्स के प्रश्नों ने उलझाया। पटना के विभिन्न केंद्रों पर सिपाही भर्ती के पहले दिन विद्यार्थियों को गणित और करंट अफेयर्स के प्रश्नों ने उलझाया। परीक्षा देकर निकले विद्यार्थियों ने बताया कि गणित के प्रश्न थोड़े उलझाऊ, वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि करंट अफेयर्स के सवाल काफ़ी कठिन थे। दूसरी तरफ फर्जी उत्तर भेजकर पैसे ऐंठने में 26 सोशल मीडिया अकाउंट को सीज किया गया। पटना में कदाचार करते हुए 4 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया। सिपाही बहाली परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर फर्जी उत्तर भेजने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने कार्यवाही करते हुए ऐसे 26 अकाउंट को सीज करके कार्यवाही की है। आर्थिक अपराध इकाई की सोशल मीडिया पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग यूनिट ने टेलीग्राम के 15, व्हाट्सएप के 3 और 8 यूपीआई आईडी की पहचान करके इनकी जांच शुरू की है। सिपाही भर्ती परीक्षा की निगरानी आर्थिक अपराध इकाई भी कर रही है। इस दौरान कुछ जिले से प्रश्न पत्र लीक की अफवाह उड़ाई गई और फर्जी उत्तर पेपर सोशल मीडिया के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित करके कुछ अभ्यर्थियों या उनके परिजनों से पैसे ऐंठने की कोशिश भी की गई, लेकिन ठगी का यह प्रयास विफल साबित हुआ। अगली सूचना शिक्षकों के तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण पर नियमावली में संशोधन हो रहा है। संशोधन के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद स्थानांतरण को लेकर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कक्ष के बाहर उक्त मामले की सूचना लिखित रूप से दीवार पर चस्पा की गई है। इसमें साफ लिखा है कि कोई भी शिक्षक अपने स्थानांतरण को लेकर भौतिक रूप से विभाग में न आए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। अगली सूचना दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ा है। कोचिंग हादसे के लिए निगम को जिम्मेदार ठहराया गया है। वहीं सीबीआई ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को राव आईएएस स्टडी के मालिक अभिषेक गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वह बेसमेंट में पानी भरने से छात्रों की मौत मामले की जांच करेगी। जांच एजेंसी ने दिल्ली पुलिस से मामले की जांच अपने हाथ में ली है। अधिकारियों ने बताया कि कोचिंग सेंटर के मालिक के खिलाफ दोबारा मामला दर्ज किया गया है। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे के लिए मजिस्ट्रेट जांच में एमसीडी के भवन और कार्य विभाग के अलावा अग्निशमन विभाग को जिम्मेदार ठहराया गया है। लाइब्रेरी संचालन की जानकारी नहीं दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने 1 जुलाई को निरीक्षण किया, मगर उन्हें बेसमेंट में लाइब्रेरी चलने की जानकारी एमसीडी को नहीं दी। 9 जुलाई को अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए था। और अब अगली सूचना है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार आज शपथ लेगी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार गुरुवार को शपथ लेगी। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा ने यह जानकारी दी। अगली सूचना डीएलएड सेमेस्टर परीक्षाओं से। डीएलएड के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं गुरुवार से प्रदेश के 543 केंद्रों पर शुरू होंगी।
8 से 10 अगस्त तक 543 केंद्रों पर प्रथम और 12 से 14 अगस्त तक 262 केंद्रों पर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। परीक्षा की सीसीटीवी के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी भी की जाएगी। परीक्षा के लिए कुल 3,22,856 प्रशिक्षु पंजीकृत हैं। गुरुवार को पहले दिन सुबह 10 से 12 बजे तक बाल विकास और दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पेपर होगा। अगली खबर, राज्यसभा की 12 सीटों पर 3 सितंबर को उपचुनाव से। 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। अगली सूचना, राज्यसभा की 12 सीटों पर 3 सितंबर को उपचुनाव से। 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। यह जानकारी बुधवार को निर्वाचन आयोग ने दिया। केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, सर्बानंद अगली सूचना, राज्यसभा की 12 सीटों पर 3 सितंबर को उपचुनाव से। 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। यह जानकारी निर्वाचन आयोग ने दिया। केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत मौजूदा कई अन्य सदस्यों के लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा की 10 सीट खाली हो गई है। वहीं तेलंगाना और ओडिशा की 2 सीटों के लिए भी उपचुनाव होना है। तेलंगाना में के केशव राव ने बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जबकि बीजेपी सांसद ममता मोहंता ने राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। आयोग ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 14 अगस्त को जारी होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। आयोग ने कहा कि प्रत्येक राज्यसभा सीट के लिए 3 सितंबर को अलग अलग चुनाव होगा और उसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। अगली सूचना, लोकसभा में वित्त विधेयक के पारित होने से है। लोकसभा ने बुधवार को वित्त विधेयक 2024 को पारित किया। इसके साथ ही सरकार ने रियल एस्टेट पर हाल में लागू किए गए नए पूंजीगत लाभ कर में राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में रियल एस्टेट पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को बिना इंडेक्सेशन लाभ के 20% से 12.5% करने का प्रस्ताव रखा था। इसका विरोध हुआ। बुधवार को लोकसभा ने 45 सरकारी संशोधनों के साथ ध्वनिमत से वित्त विधेयक को भी पारित कर दिया। और अब अंत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश और कटऑफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एलएलबी और एलएलएम में दाखिले के लिए पहला कटऑफ बुधवार को जारी किया गया। एलएलबी में प्रवेश के लिए अनारक्षित वर्ग का कटऑफ 168.3 और एलएलएम में अनारक्षित वर्ग का कटऑफ 169 अंक हैं। दोनों ही पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुक्रवार से होगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन ने परास्नातक के 13 अन्य पाठ्यक्रमों में भी नया कटऑफ जारी किया है। इनकी काउंसलिंग शुक्रवार से होगी। पीजीएटी के अभ्यर्थी 9 से 11 अगस्त के बीच दोपहर 2 बजे तक पंजीकरण कराएंगे और अभिलेख अपलोड करेंगे। 11 अगस्त की शाम 5 बजे तक अभिलेखों का सत्यापन करने के साथ फीस जमा होगी। इसके अलावा ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ने गुरुवार को परास्नातक प्रवेश की काउंसलिंग के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के अनारक्षित श्रेणी का कटऑफ बुधवार को जारी किया गया। इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यूजी के 17,892 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर लिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बुधवार शाम 4:30 बजे तक 17,892 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए फॉर्म जमा कर लिया। अब तक 68,665 अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए पंजीकरण कराया है। इसमें से 42,399 अभ्यर्थी स्नातक के विषयों का चयन भी कर चुके हैं। पंजीकरण, विषय चयन और शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 12 अगस्त है। क्रेट के लिए 4,284 ने पंजीकरण कराया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालयों की संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा यानी क्रेट 2024 के लिए बुधवार तक 4,284 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके काम का हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।